पिछले क्लास में बच्चों हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। और दो वहां पे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया था। एक आया था डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, दूसरा आया था डीजी बराबर बी डी पी माइनस एच डी टी। और उसमें बहुत सारा हमने केस पढ़ा था, बहुत सारा सवाल भी किया था। आज हम हमारे गिब्स फ्री एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे? तो हेडिंग दो पहले, थर्मोडायनेमिक स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो, याद करो डीसी बराबर आया था वी डी पी माइनस एच डी टी। और रिएक्शन को अगर तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे करा रहे हो, किसी रिएक्शन को अगर तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे करा रहे हो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो डीसी बराबर वी डी पी आया था। तो थोड़ा सा डिस्कशन पिछले क्लास का कॉमन होगा। अब देखो, आइडियल गैस के लिए हमने लिखा था कि वॉल्यूम को लिख सकते हैं एनआरटी बाई पी डी पी, आइडियल गैस के लिए। और यहां से आ गया था डेल्टा जी बराबर एनआरटी एल एन पी टू बाई पी वन। यहां तक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। डेल्टा जी को तुम चाहो तो लिख सकते हो जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू एनआरटी एल एन पी टू बाई पी वन। सही है बच्चों? अब एक बात बताओ, अगर तुम P1 को ले लेते हो 1 बार, P1 प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी G1 है और P2 प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी G2 है। जब गैस का प्रेशर P1 था तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी G1 था, जब उसका प्रेशर P2 हो गया तो गिब्स फ्री एनर्जी G2 हो गया। तो चेंज कितने का आया? तो डेल्टा जी का आया, जिस डेल्टा जी को हम निकाला करते थे उसी को हमने ब्रेक कर दिया G2 माइनस G1 में। तो P1 प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी G1 है। अगर P1 1 बार होगा तो बताया गया था कि 1 बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हो, अगर प्रेशर 1 बार है तो उसे में स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। तो अगर P1 1 बार हो गया तो हम चाहे तो G1 को G0 लिख सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, और इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही तुम इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करोगे, एक बात बताओ, जब 1 जब रहा ही नहीं तो 2 का तो कोई मतलब है नहीं। तो हम एक काम कर रहे हैं, हमें तो बस 1 और 2 लगाते हैं नोटेशन डिफर करने के लिए। तो जब G1 G0 बन गया तो G2 को हम सीधे G लिख सकते हैं। तो हो गया G2 माइनस G1 के जगह पे G2 G0 कर दो, G2 माइनस G0। कुछ देर में G2 को चेंज करेंगे हम, अभी दिखाते हैं तुमको। G1 के जगह पे हमने G0 रखा, इज इक्वल टू एनआरटी एल एन पी टू बाई 1 बार। अब क्या काम कर रहे हैं, ये G0 हो गया, ये 1 बार हो गया, तो 1 है नहीं अब, तो नोटेशन तो ऐसे भी अलग है, 2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आ गया इक्वेशन हमारा। अब देखिए ये क्या है, G बराबर G0 प्लस एनआरटी एल एन। अब देखो तो प्रेशर ऊपर में, तो नीचे अगर बार में तुम लिखे हो तो ऊपर भी बार में प्रेशर लिखना पड़ेगा। प्रेशर के मैग्नीट्यूड को 1 से डिवाइड करोगे यानी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर जो भी यूनिट है वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब एल एन के बाद सिंपली पी आएगा। और अब ये जो पी है ये बार वाले प्रेशर का बस मैग्नीट्यूड है, ये केवल मैग्नीट्यूड है। एल एन के बाद केवल मैग्नीट्यूड होता है, जो कि यहां से प्रूफ हुआ, ठीक है। तो G बराबर आ गया G0 प्लस एनआरटी एल एन पी, जहां पे इस प्रेशर को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड प्रेशर। ये नॉर्मलाइज्ड प्रेशर कहलाता है क्योंकि इसको 1 बार से डिवाइड करके इसका यूनिट कट चुका है ना, केवल मैग्नीट्यूड है। और 1 से डिवाइड किया हो तो उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज भी नहीं आया है। कहने का मतलब यहां गैस का प्रेशर रखा जाता है, और वो भी बार यूनिट वाला प्रेशर, पास्कल वाला नहीं। अगर पास्कल में प्रेशर दिया है तो पहले बार में चेंज करो, फिर उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड तुम यहां पे पुट करोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया एक आइडियल गैस के लिए। अब एक रिएक्शन में बहुत सारा गैस है, अगर एक रिएक्शन में बहुत सारा गैस है तो हमें सारे गैस के लिए इस इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम जाएंगे, पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मोल को लेफ्ट साइड में ले आओ, चाहे एन से पूरे में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा G बाई एन G0 बाई एन प्लस आरटी एल एन पी। गिब्स फ्री एनर्जी बाई मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल को हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। तो न्यू बराबर हो जाएगा न्यू नॉट प्लस आरटी, है ना। और एन तो हमारा कट ही चुका, मोल से डिवाइड किया तो एन कट गया, आरटी बचा था, एल एन पी आ गया। तो ये जो हमारा न्यू होता है ये केमिकल पोटेंशियल होता है, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, ठीक है बच्चों। हमारे काम का ये चीज है, इसको अभी हम आगे लेकर बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम ले रहे हैं कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए हमारा रिएक्शन है ए गैसियस
प्लस बी गैसियस इज इक्वल टू सी गैसियस प्लस डी गैसियस। ये हमारा रिएक्शन है। तो अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी लिखें तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, प्रोडक्ट का गिव्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का, तो जीसी प्लस जी डी माइनस जी ए प्लस जी बी। ठीक है, ये पर मोल का नहीं है, पूरे का है, जितना भी डी है सबका लिखे हुआ है, इसलिए हम मोल से अलग से गुना नहीं किए हैं। ठीक है, तो जीसी प्लस जी डी माइनस जी ए प्लस जी बी हो गया। अब अभी हमने इक्वेशन देखा था जी बराबर जी नॉट प्लस एनआरटी एल पी आया था, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो जीसी बराबर हो जाएगा जीसी नॉट प्लस एनआरटी मोल, तो सी का मोल कितना है, स्मॉल सी, तो हम लिखेंगे स्मॉल सी आर टी एल एन पी, तो पी के जगह पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो यहां काम आता है हमारा ये इक्वेशन, जी बराबर जी नॉट प्लस एनआरटी एल एन पी आया था, तो अगर तुम इसको सी के लिए लिखोगे तो जीसी नॉट प्लस सी का कोएफिशिएंट है स्मॉल सी और सी का पार्शियल प्रेशर पीसी हो जाएगा। बहुत जगह पे इसी को पीसी नॉट भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है पीसी नॉट, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड पार्शियल प्रेशर है, 1 बार से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नॉट में फिर पूरा कंफ्यूज कर जाओगे। तो देखो जीसी नॉट प्लस सीआरटी एल एन पीसी आ गया, चाहे पीसी नॉट नॉर्मलाइज प्रेशर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, प्लस जीडी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, जीडी नॉट प्लस स्मॉल डी आर टी एल एन पी डी, और माइनस करके हम लिखेंगे जी ए नॉट प्लस स्मॉल ए आर टी एल एन पी ए प्लस जी बी नॉट स्मॉल बी आर टी एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, देखो बच्चों बहुत बार हम बोलते कुछ है, लिखा जाता है कुछ और मिस्टेक से, तो वो सब ध्यान रखना। जैसे अभी बोले थे हम पीबी लेकिन लिखा गया पीसी, कभी कभी पीसी बोला भी जाता है, तो ऐसा हम देखें कि पीछे के भी लेक्चर में कहीं कहीं माइनस साइन आना चाहिए, तो नहीं आ गया। जो इंट्रॉपी का लेक्चर था उसमें T2/T1 लिखना था और T1/T2 लिखा गया, तो उन चीजों को थोड़ा सा तुम लोग सतर्क रहना, उन चीजों को सही करते चलना, क्योंकि एक बार वीडियो बन जाता है तो पीछे जाकर फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब वीडियो देखते हैं तब ध्यान में आता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ये छोटा मोटा जो है वो सब चीज है ना, नोटिस करते रहना, लिखते रहना और बताते भी रहना। ठीक है, देखो अब देखो जीसी नॉट, जीडी नॉट, जीए नॉट, जीबी नॉट, इन चारों को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा जीसी नॉट प्लस जीडी नॉट माइनस जीए नॉट प्लस जीबी नॉट, ब्रैकेट में ये इस तरह से आ गया। बचा क्या बच्चों, एल वाला सारा टर्म बच गया। तो देखो तो यहां प्लस है, यहां प्लस है, और यहां माइनस रहने से इन दोनों के आगे माइनस आ गया। तो हम एक काम कर रहे हैं, प्लस लिए और चारों को अंदर में रखते हैं, तो अंदर में रखोगे तो देखो क्या होगा, आर टी एल एन पी सी, और ये जो स्मॉल सी है ये पावर में चला जाएगा, स्मॉल सी को अंदर में भेज रहे हैं एल एन के अंदर में, तो पावर में चला जाएगा, तो ये बन गया आर टी एल एन पी सी का पावर सी, सिमिलरली आर सी एल एन आर टी एल एन पी डी का पावर डी माइनस आर टी एल एन पी ए का पावर स्मॉल ए माइनस आर टी एल एन पी बी का पावर स्मॉल बी, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा जी बराबर है ना, तो देखो तो ये टर्म क्या होगा, जब डेल्टा जी लिखे तो जीसी प्लस जीडी माइनस जीए प्लस जीबी, यही सेम चीज है लेकिन नॉट लगा हुआ है, तो जीसी नॉट प्लस जीडी नॉट माइनस जीए नॉट प्लस जीबी नॉट, माइनस में रिएक्टेंट का नॉट लगा के, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट। प्लस के बाद देखो क्या है, प्लस आर टी आर टी आर टी आर टी आर टी कॉमन हो गया, एल एन समथिंग और बीच में प्लस का साइन, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये माइनस वाला चला जाएगा डिवीजन में, तो एल एन के बाद आएगा पीसी का पावर सी इंटू पीडी का पावर डी डिवाइडेड बाई पीए का पावर ए एंड पीबी का पावर बी, और यहां से अगर लिखोगे तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे कि इस रिएक्शन के लिए पीसी का पावर सी, पीडी का पावर डी, पीए का पावर ए, पीबी का पावर बी जो होता है, अगर इसको इक्विलिब्रियम पे लिखोगे तो ये केपी कहलाता है, और अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं लिख के किसी भी टाइम का लिखोगे तो ये क्यूपी कहलाता है। क्योंकि ये किसी भी टाइम का है तो हमने इसको क्यूपी लिख दिया, कहीं कहीं पे क्यूपी नॉट भी लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सारा प्रेशर नॉर्मलाइज प्रेशर है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है ना, और केमिकल इक्विलिब्रियम में इसीलिए हम इस चीज को नहीं पढ़े थे क्योंकि वहां पे हम लोग को गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में नहीं पता था, पहली बात। दूसरी बात, ये सारा का सारा आज का क्लास जो है तभी तुम पढ़ना जब तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ रहे, तभी तुमको यहां से आइडिया लग पाएगा कि इस चीज को हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। ठीक है बच्चों,
तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी नॉट आ गया। एक बार खुद से भी तुम इसको डिराइव करके पक्के से देख लो, रिएक्शन कोसेंट और डेल्टा जी के बीच में हमारा रिलेशन आ गया। नोट कर लो यहां पे। अब देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है। अभी कुछ देर पहले देखे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है। और क्यूपी किसके बराबर होगा? तो क्यूपी के इक्विलिब्रियम चाहे केपी के बराबर होगा। तो यहां से अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगा जीरो बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी, चाहे के पी नॉट भी लिखा रहता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर तुमको डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा निकल जाएगा, केपी निकल जाएगा। ठीक है, केवल गैस ध्यान देना, अगर तुमसे पूछेगा केपी और केसी में कौन ट्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बात नहीं पता थी, लेकिन यहां पता चला कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो प्रेशर से होके आता है। तो तुम बोलोगे केपी और केसी में ट्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी हमारा होता है। एक बार केपी निकल गया तो केपी से केसी निकल जाएगा। क्या था रिलेशन? केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। अगर मान लो कि कोई एक्वा सोल्यूशन में रिएक्शन है तो उसका तो केपी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां से जो भी निकल कर आएगा वही हमारा केसी हो जाएगा। अगर गैसियस फेज में है तो केपी निकल के आएगा, उससे केसी निकालोगे। अगर पूरा एक्वस फेज में ही है तो डायरेक्ट तुम्हारा केसी निकल के चला आएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको यहां तक। देखो बच्चों, फर्स्ट में कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है 298 केल्विन पे। डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट दिया है और डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। तो डेल्टा जी नॉट तो निकालना आता है पिछले क्लास से ही। डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट है माइनस 29.8 किलो कैलोरी, माइनस टेम्परेचर दिया है 298 इंटू माइनस 0.1, ये भी किलो कैलोरी में है, तो ये हो जाएगा माइनस 29.8। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया प्लस 29.8, तो ये जीरो आ गया डेल्टा जी नॉट। तो आगे बोल रहा है कि के इक्विलिब्रियम भी बताओ। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या बताए थे अभी? माइनस आर टी एल एन के पी। और अगर डेल्टा जी नॉट जीरो है तो यहां से हो जाएगा एल एन के पी बराबर जीरो। इसका मतलब के पी बराबर कितना? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो के बोल रहा है यानी केपी ही पूछ रहा है। अगर मेंशन नहीं किया कि केपी है कि केसी है तो हम केपी निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया। तो देखो एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है थियरी से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट हमारा जीरो नहीं होता है। ध्यान देना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। डेल्टा जी नॉट कब जीरो होगा? फॉर डेल्टा जी नॉट बराबर जीरो। डेल्टा जी नॉट को जीरो होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूनिटी होना पड़ेगा। फॉर, ये अलग से हो गया, फॉर डेल्टा जी नॉट बराबर जीरो के इक्विलिब्रियम बराबर यूनिटी, चाहे 1, स्पेशली केपी। अगर गैसियस फेज रिएक्शन है तो, अगर एक्वस फेज है तो तुम केसी को ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये थियरी से रिलेटेड है, याद रखना। इक्विलिब्रियम पे ये ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। अभी हमने इसके पहले प्रूफ भी किया था, जो हम डिराइव कर रहे थे। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जब लिए थे तो हम डेल्टा जी को जीरो किए थे। डेल्टा जी नॉट को क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डेल्टा जी नॉट तो स्टैंडर्ड का कंडीशन हो गया, और स्टैंडर्ड पे इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो अगर इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो उस समय का हमारा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जीरो, और उस समय का गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो होगा वो डेल्टा जी से रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट नहीं होता है। ये उस समय का नहीं है, ये स्टैंडर्ड स्टेट का है। तो जिस कंडीशन का इक्विलिब्रियम होगा उस कंडीशन का डेल्टा जी जीरो होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। अगला देखा जाए, नेक्स्ट में करा कि अल्फा डी ग्लूकोज अंडरगोज म्यूटा रोटेशन टू बीटा डी ग्लूकोज। म्यूटा रोटेशन एक घटना होता है, इस सवाल से कोई रिलेशन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पे सीखोगे। सिंपली बोल रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में जाता है एक्वा सोल्यूशन में। इफ एट 298 केल्विन, यहाँ केल्विन होगा, इफ एट 298 केल्विन देयर इज 60% कन्वर्जन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 दे दिया, अल्फा दे दिया। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन, अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज। तो जब भी ऐसा बड़ा सा कोई नाम आ जाता है एग्जाम में तो ए और बी मान के किया करो, टाइम बचेगा। तो हम अल्फा डी ग्लूकोज को ए मान लिए और इसको बी मान लिए। सपोज करो ये शुरू में ए मोल था, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ए माइनस ए अल्फा, ये हो जाएगा ए अल्फा। तो केपी बराबर, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो हम सिंपली केसी लिखेंगे, इसका केपी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
सवाल में बोल रहा है एको सोल्यूशन है, तो केसी बराबर हो जाएगा ए अल्फा बाई ए माइनस ए अल्फा, यानी अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, और क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है 60% चाहे 0.6, वैल्यू पुट कर दो 0.6, 1 माइनस अल्फा 0.4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 3/2 के बराबर, ठीक है, यानी 1.5। अब बोल रहा है डेल्टा जी नॉट बताइए, तो डेल्टा जी नॉट बराबर लिखेंगे माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ केपी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे केसी ही रख देंगे, तो माइनस आर, आंसर दिया है जूल में, तो आर का वैल्यू 8.314 चाहे 25/3 लिख सकते हो। टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, 298 लिख दिया हमने, अप्रॉक्स में करने के लिए 300 ले सकते हो। एल को लॉग में बदलने के लिए 2.303 करोगे और उसके बाद आ जाएगा log 3/2, ये हो जाएगा माइनस 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 इंटू log 3 माइनस log 2, तो log 3 कितना होता है 0.477, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log 2 यानी 0.301, तो ये कितना आ जाएगा 0.176, 0.176। यहां से सॉल्व करोगे तो ये जूल में आएगा, आंसर है किलो जूल में, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, सॉल्व कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब यहां से थ्योरेटिकल पार्ट इसका स्टार्ट होता है। तो हमारा लास्ट इक्वेशन आया था डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी, और पिछले क्लास में देखा था कि डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। यहां से अगर एल एन के पी लिखोगे एक साइड में, माइनस आर टी दूसरे साइड भेज दो, तो आ जाएगा एल एन के पी बराबर माइनस आर टी से यहाँ डिवाइड हुआ तो टी से टी कट गया, माइनस से माइनस, तो इसमें पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बच जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई आर, और ये माइनस जब इसके नीचे आएगा तो एक माइनस आ गया डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। ये हमारा इक्वेशन आया, एल एन के पी बराबर डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। अब हम अगर ग्राफ खींचे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं एल एन के पी वर्सेस 1/t का। यहां देखो 1/t है, तो 1/t चला गया एक्स एक्सिस पे, है ना, एल एन के पी बराबर डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t। तो हमारा ग्राफ किस चीज का होगा बच्चों, एल एन के पी को हम रख रहे हैं वाई एक्सिस पे, इसे हमने ले लिया x, और इसमें जो कोफिशियंट है ये mx हो जाएगा और ये c हो गया। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस c, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जिसका स्लोप हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर और इंटरसेप्ट हो जाएगा y इंटरसेप्ट डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो जब यहाँ पे ग्राफ खींचोगे तो देखो, तो एक्सोथर्मिक है, स्लोप बराबर क्या आया माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, और डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ग्राफ हमारा ऊपर भागेगा, ऊपर जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा जो स्लोप है बराबर हो जाएगा tan थीटा के, और ये इंटरसेप्ट जो है ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर। एक और ग्राफ पॉसिबल है जब इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाए, जब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ जाएगा तो ऊपर ही है ना, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस से जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो सारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना अगर ये नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे भाग जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे मान लो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/t क्या होगा, 1/t घटेगा, 1/t घटेगा। अगर 1/t घटेगा तो इस एक्सिस पे तुम राइट जाओगे या लेफ्ट भागोगे, तो 1/t घटेगा तो लेफ्ट की ओर जाओगे, और लेफ्ट आने पे ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी एल एन के पी घट रहा है, एल एन के पी हमारा डिक्रीज कर रहा है, और एल एन के पी अगर डिक्रीज करेगा तो के पी भी डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से केपी डिक्रीज करता है, किस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, है ना। कंक्लूजन आया एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सपोज करो तुम अभी भी फिर से एक्सोथर्मिक का ही ग्राफ बना रहे हो, लेकिन इस बार एल एन नहीं लेके लॉग के पी लिए हो, लॉग। तो अगर लॉग के पी लोगे तो देखो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा,
ln kp को हम लिख सकते हैं 2.303 log kp और 2.303 को RHS में भेज दो तो ये बन जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 r माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 RT। सारा ग्राफ वही रहेगा, बस है ना, ग्राफ का नेचर वही रहेगा, ये भी थीटा हो जाएगा। लेकिन जब इसका स्लोप निकालोगे तो अब इसका स्लोप जो है वो माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 r के बराबर है, जो कि बराबर होगा tan थीटा के। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में ग्राफ दे देगा, तुमसे बोलेगा कि ग्राफ को देखकर एंगल 45 डिग्री है तो बताओ इंथैल्पी चेंज कितना होगा। तो अगर 2.303 छूट गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से यहां देखना, अगर लॉग है तो यहाँ 2.303 आएगा, अगर लॉग नहीं बल्कि ln है तब वो आने वाला नहीं है। साथ साथ इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा। इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे? डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 r। ठीक है बच्चों। तो देखो टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सोथर्मी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, डिक्रीज करता है ना, ये डिक्रीज करता है। बिल्कुल यही डिस्कशन हम चाहें तो इंडोथर्मिक में भी कर सकते हैं। इंडोथर्मिक में डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप हमारा पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे माइनस साइन लगाना तो स्लोप पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो जाएगा, यानी ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा नीचे भाग जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अगला देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन क्या था हमारा? ln kp बराबर डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर टी, ये था। तो अगर अब ग्राफ खींचोगे ln kp और 1/t, तो अब हमारा स्लोप हो गया माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर, और बिकॉज की डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा। टर्म नेगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा नीचे चला जाएगा। एंगल अगर थीटा है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और इंटरसेप्ट आ गया डेल्टा एस नॉट बाई आर के बराबर। अगर लॉग में बात करोगे, लॉग kp 1/t, ग्राफ फिर से नीचे जाएगा, थीटा स्लोप बराबर tan थीटा माइनस डेल्टा एस नॉट बाई, इस बार हो जाएगा 2.303 r, और इंटरसेप्ट आ जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 r। चारों ग्राफ जो हम बनाए हैं उसमें इंट्रोपी डेल्टा एस को पॉजिटिव मान के बनाए हैं। अगर नेगेटिव होगा तो ये नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसे नीचे ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट, लेकिन स्लोप वही रहेगा, नीचे ही जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा एस नॉट नेगेटिव रहा तो। अब इसमें क्या हो रहा है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो 1/t घटेगा। 1/t घटेगा तो जब लेफ्ट जाओगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब हुआ कि ln kp बढ़ रहा है, और ln kp बढ़ेगा तो kp भी बढ़ेगा। तो क्या कंक्लूजन आया? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ता है देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। ये दोनों लाइन तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी याद किए थे, और यहां भी याद कर लिए कि टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर इंडोथर्मिक रहा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रहा तो घट जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ ln kp बराबर क्या आ गया? डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर टी। अब देखो, अगर मान लो अलग अलग टेम्परेचर पे हम इस रिएक्शन को लिखें, कहने का मतलब एट T1 टेम्परेचर पे, तो इसको लिखोगे ln kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर T1। और अगर टेम्परेचर T2 पे लिखोगे तो T2 टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर को T2 करोगे तो kp जो है kp2 बन जाएगा। तुम आर्गुमेंट दे सकते हो कि सर T1 से T2 टेम्परेचर चेंज हुआ तो किरचॉफ लॉ से डेल्टा एच भी चेंज होगा, और वैसा ही इक्वेशन डेल्टा RS2 माइनस डेल्टा RS1 इज इक्वल टू डेल्टा RCP ln T2 बाई T1 आया था, उससे डेल्टा एस भी चेंज कर जाएगा, है ना, बिल्कुल चेंज करेगा। लेकिन ये जो हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग को तभी पढ़ना है जब टेम्परेचर की वजह से डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट चेंज ना करे। कहने का मतलब कंडीशन यहां पे हमको लेना पड़ेगा, इफ डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एच नॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अदरवाइज तुम निकाल नहीं सकते हो। चाहे ये नहीं लिख के सीधे लिख देगा डेल्टा आरसीपी बराबर 0। अभी देखे थे हम लोग एक न्यूमेरिकल में कि डेल्टा आरसीपी अगर 0 हो गया
तो उस केस में हमारा डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट जो है वो चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है, पिछले क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में 310 केल्विन जो एडिशनल नॉन पी वर्क जो पूछ रहा था उसमें डेल्टा आर सीपी 0 कर दिया था, तो टेम्परेचर के साथ ये दोनों चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस करोगे आ जाएगा ln kp2 माइनस ln kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाई आर, डेल्टा एस नॉट बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसमें से इसको माइनस किया हो तो इसमें प्लस साइन आ जाएगा, तो इसको हम पहले लिख रहे हैं, और दोनों में कॉमन हो जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई आर, ब्रैकेट में आएगा 1/t1 माइनस 1/t2। क्या इक्वेशन आ गया, ln kp2 माइनस ln kp1, तो ये हो जाएगा ln kp2 बाई kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। ये जो इक्वेशन आया इसे हम बोलते हैं वन टॉप इक्वेशन। बहुत काम का इक्वेशन होता है ये इक्वेशन। टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन देता है। अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 से चेंज होकर कैसे Kp2 होगा हमको इस इक्वेशन से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एकदम याद रखना इसको। ठीक है, 10 बार लिख लो, अभी 10-15 बार कि तुमको अच्छे से रटा जाए। ln kp2 बाई kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है, नोट कर लो, इसका कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, आज से क्लास का लास्ट 2 सवाल। फर्स्ट में कह रहा है कि इस रिएक्शन का kp दिया है, kp 60 डिग्री सी पे 1.34 और 100 डिग्री सी पे 6.64। कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट ईच टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पे। तो अगर हम 60 डिग्री सी की बात करें तो डेल्टा जी नॉट बराबर लिखोगे माइनस RT ln kp, है ना, और आंसर दिया है जूल में, तो आर का वैल्यू लिखोगे 8.314 टेम्परेचर। तो 273 इसमें जोड़ दो 60 में, तो आ जाएगा 333 केल्विन। 2.303 लॉग kp, kp कितना है तो 1.34 सॉल्व हो जाएगा। आंसर जो है वो जूल में लाना है, जूल पर मोल में आ जाएगा। अब बोल रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से कि 100 डिग्री सी पे, तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा, वैल्यू सीधे पुट कर दे रहे हैं। माइनस 8.314 ये हो जाएगा 373 इंटू 2.303 लॉग 6.64, ये भी आपका निकल जाएगा जूल पर मोल में। हो गया यहां तक। आगे बोल रहा है कि डेल्टा एस नॉट बताओ, तो तुमको T1 पता है, Kp1 पता है, T2 पता है, Kp2 पता है, तो वन टॉप इक्वेशन से डेल्टा एस नॉट आ जाएगा। क्या इक्वेशन लिखोगे, ln kp2 बाई kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। वैल्यू पुट कर दो ln kp2, तो 6.64 डिवाइडेड बाई 1.34। हम 60 डिग्री सी को T1 ले रहे हैं और 100 डिग्री सी को T2 ले रहे हैं, बराबर डेल्टा एच नॉट बाई आर। आंसर डेल्टा एच नॉट का किलो जूल में दिया है, तो आर को हम जूल में ले रहे हैं 8.314। आंसर यहां से जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तब किलो जूल में आएगा। 1/t1, तो T1 हमने 60 को लिया था, तो हम लिख देंगे 333 माइनस 1/373। तो बस यहाँ कैलकुलेशन है, ln को लॉग में बदलना मत भूलना। यहां से सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच नॉट आ जाएगा जूल पर मोल में, 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, कैलकुलेशन कर लो और आंसर ले आना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट में रिएक्शन दिया है और एक इक्वेशन दिया है, ln kp बराबर माइनस 1.04 माइनस 1088 के, वो के इक्विलिब्रियम नहीं है, केल्विन है वो, है ना, यूनिट लिखा हुआ है क्योंकि नीचे टेम्परेचर है तो ऊपर भी केल्विन में होगा। ठीक है, क्योंकि LHS में कोई यूनिट नहीं है तो RHS में कोई यूनिट नहीं होगा। बोल रहा है कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट बताओ। तो एक बात बताओ, ln kp का इक्वेशन तो हमें पता है, डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई RT होता है। अगर कंपेयर करोगे तो LHS अगर सेम है तो RHS सेम होगा इंडिविजुअली, है ना, तो इंडिविजुअली अगर सेम करेंगे तो यह आ जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर इज इक्वल टू माइनस 1.04। इस तरीके से इसको करा जाता है, जब भी ऐसा इक्वेशन है कंपेयर करके करोगे। अब यहां से आप चाहो तो डेल्टा एच नॉट आ जाएगा माइनस 1.04 इंटू आर का वैल्यू 8.314, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आ जाएगा माइनस 8.64 जूल पर केल्विन पर मोल। उसी प्रकार से सेकेंड टर्म को कंपेयर करो, तो सेकेंड टर्म को कंपेयर करोगे तो आ जाएगा
माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू माइनस 1088 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। फिर से बोल रहे हैं केल्विन है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट है वो। तो यहां से आ गया डेल्टा एच नॉट बराबर 1088 इंटू आर का वैल्यू 8.314 और जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आ गया किलो जूल पर मोल। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.04 किलो जूल पर मोल। देखो 1000 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1088 बाई आर 1 से थोड़ा बड़ा आएगा तो मल्टीप्लाई होके थोड़ा बड़ा होके आर जो है वो 9 के रेंज में चला गया। ठीक है, नोट करो। तो बच्चों इसी के साथ थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट में तुम नोटिस किए कि एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। तो कॉपी को बार बार रिवाइज करना, नोट्स अच्छे से बनाना, और अगर इस चैप्टर पे कमांड हो जाता है तुम्हारा तो एटलीस्ट तुम्हारा कटअप तो सारे एग्जाम में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के इसे 25 से 30 नंबर से कम का नहीं आता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के लिए। ठीक है, तो अच्छे से करना इसको। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है।